दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ जनता। सर, क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा डॉक्टर प्रकाश है। बाई प्रोफेशन आई एम डेंटिस्ट। अच्छा। मैं आपका यहाँ अभी इंदिरापुरम में रहता हूँ और परमानेंट आई एम फ्रॉम बिहार छपरा और असम बोगईगांव। तो डॉक्टर साहब, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? इसमें दो पक्ष हो गए, एक कह रहा है आना चाहिए, एक कह रहा है नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर सिंपल इसको बात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एजुकेटेड बंदा भी हो या कोई अनपढ़ बंदा हो, अनपढ़ होने का ये मतलब नहीं कि हमारे माँ बाप भी चलो उतना पढ़े नहीं लेकिन घर परिवार चला रहे। अब कोई नहीं समझना चाहता, उसकी बात अलग है। आप इस कारण से अगर विरोध कर रहे हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट ने लाया है या इस कारण से विरोध कर रहे हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो दोनों ये दो चीज़ हो गए ना। आप विरोध किस कारण से कर रहे हो? ये यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली मुस्लिम महिलाओं के उनके अधिकार देने की बात करता है, क्योंकि हिंदू में मेजोरिटी में क्या है, उनको हर राइट हर पॉलिसी करता है। अब इसमें देखो, नॉर्मल भाषा में अगर बात करते हैं तो यूसीसी 4 चीज़ों पे डील करती है। पहला मैरिज, दूसरा डाइवोर्स, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा एडॉप्शन। अब आप सोचो, अब पहला मैरिज है। मैरिज में क्या आएगा? जो लोग अगर झूठ बोल के जैसे गांव शहरों में काम करते, एक शादी कर लिया, दुबई सऊदी वूदी कंट्रियों में जाके दूसरी शादी कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर इसको अगर फिक्स हम सर्टिफाइड अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट हो गया, तो कोई भी एक तो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। दूसरा आता है डाइवोर्स का, तो डाइवोर्स तो 2019 या उस टाइम में हटा दिया गया था साहबानों वाला केस को रेफरेंस देके। उसके बारे में मैं फर्दर उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तीसरा चीज़ हो गया आपका एडॉप्शन का। एडॉप्शन में अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक बोला जाता है कि कोई भी औरत डाइवोर्स के बाद या उसका बच्चा नहीं होता है, सी कांट अफोर्ड अ चाइल्ड, बिकॉज इसीलिए मल्टीपल मैरिज को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि आप एक आपकी पत्नी है, दूसरे से आप शादी बच्चा नहीं हो रहा है तो आप दूसरा वो कर लेते हो। बट इससे एक औरतों को ये अधिकार मिलेगा कि दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड हैव अ गुड लाइफ। थर्ड वन आता है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी पे मैं डील कर बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे में क्या होता है कि कोई भी अगर जैसे मान लीजिए मेरे पिता है, अगर मान लीजिए XYZ किसी के पिता अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है कि उनके बच्चों को सीधा उनका अधिकार मिलता है, जैसा आपको पता है। अगर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू देम इनके में क्या है कि अगर कोई बच्चा अगर गर्भ में है, मदर इज़ इफ़ मदर इज़ प्रेग्नेंट, और अगर पिता हैं और उस पिता के पिता मतलब दादा हैं, और अगर बीच में पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जो भी दादा हैं उनके वो डिसाइड करेंगे वेदर ही वांटेड टू गिव हिज राइट इन हिज प्रॉपर्टी और नॉट। सो यू आर गेटिंग इट। मतलब अगर वो चाहेंगे तो अपने पोतों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं है। तो ये तो सरासर गलत है। अगर मान लो कोई सिंगल लेडी है, अगर वो सिर्फ उनके प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है कि मरने के बाद उनके पति के बाद उनको कुछ राइट मिले, तो शी विल डायरेक्टली फेस दिस प्रॉब्लम। सर, हिंदुओं को क्या फायदा होगा इससे? हिंदुओं को क्या तो पहले माने बैठा है इसको। हाँ। यही तो बात है। देश की विडंबना देखिए और देश की महानता देखिए कि बीइंग अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन, बीइंग अ मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, वी आर आस्किंग और डिमांडिंग फॉर द इक्वल राइट इनसाइड द कंट्री। व्हाट अ प्राउड थिंग फॉर दिस कंट्री। और आप लोग उस चीज़ को डिफेम कर रहे हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि किसी देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी बात कर रहा है कि हम सबको बराबर का अधिकार देंगे, और आप उस चीज़ को तोड़ रहे हो। और बात रही हिंदुओं की, तो हिंदुओं में कोई नियम कानून कुछ भी हो ना हो, एक नॉर्मल रैदर देन किताब, अगर कोई हिंदू वेद नहीं पढ़ा है, उपनिषद नहीं पढ़ा है, नीतियाँ नहीं पढ़ा है, गीता नहीं पढ़ा है, महाभारत नहीं पढ़ा है, कोई भी चीज़ नहीं पढ़ा है, अपार्ट फ्रॉम डैट ऑल्सो वो जिस समाज में रहता है, जिस संस्कार में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वहाँ उसको बचपन से सीख दिया जाता है कि किसको कितना इज्जत देना है, बच्चों को बाप का कितना सम्मान करना है, आपको किस रिश्ते में कितना मर्यादा रखना है। तो हम बुकिश लैंग्वेज पे भी नहीं है। बुक पढ़ने के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हो और यू आर कमिटिंग समथिंग क्राइम, देन दिस इज द वर्स्ट क्राइम। और अगर मान लो हमारे में तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने वेद का अध्ययन नहीं किया है, इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता समाज में सही क्या है गलत है? मुझे पता है कोई रैदर इंसान अगर सामने खड़ा है उसको गाली दूंगा तो मुझसे लड़ेगा। तो आप में तो आप अब मुझे एक्सप्लेन क्या करना है, सभी को पता है क्या है। अब यूसीसी को जो चर्चा करते हैं, अब थोड़ा बात करते हैं एजुकेटेड वे में। अब ये तो बात हो गई, चलिए नॉर्मल एक साधारण भाषा में अब समझ गए कि मैरिज में राइट मिलेगा, डाइवोर्स में राइट मिलेगा, प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, एडॉप्शन में राइट मिलेगा। अब बात कीजिए एजुकेशन। आपको क्या लगता है ये जो यूसीसी का जो कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आज ही है? फर्स्ट टाइम
1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों ने लगाया था, जिसके बाद ही वो कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने इंक्लूड किया था। भारत में पहले वर्ण सिस्टम था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भारत में कोई जातिवाद नहीं था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में खुद ही बोला है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम कर्म गुना विभागसम। मतलब किसी को भी, मतलब जो भी किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी वर्ण का हो, अपने कर्म और अपने ज्ञान के आधार पर अपने वर्णों को बदल सकता है। कास्ट सिस्टम कहाँ था? अब हाँ, ये मान सकते हैं किसी में शोषण हिंदू धर्म में भी है, ठीक है। आज के डेट में वही चीज़ बदल के क्या हो गई है? पैसा हो गई है। जिसके पास जितना पैसा है वो जितना राज कर रहा है, जिसके पास कम पैसा है वो शोषित हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि आज के डेट में SC ST शोषित है। मैं देखिए कास्टिज्म नहीं कर रहा हूँ या ST SC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसा थोड़ी कि हम स्वर्ण हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, त्यागी हैं, ये भूमिहार हैं, तो हम लोग क्या हम सफरर्स नहीं हैं? हमें भी वही चीज़ फील हो रहा है। आप 110 नंबर लाकर सीट ले रहे हो, कोई और कोई वहाँ पे 200-250 लाकर उसको नहीं मिल रहा है, तो ये भी तो समाज में अनइक्वलिटी हो रही है ना। तो एक पहलू से मत सोचो, सबको सोचो। अब सबसे पहले बात करेंगे 1867 में जाइए। जो गोवा है ना, गोवा में आज से 100 साल पहले ही लागू हो गया था। पोर्टुगल सिविल कोड के अकॉर्डिंग 1867 में उन लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे गोवा के लोगों के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म कोड लाया। तो उसमें 3 चीज़ों को ऐड किया। पहला होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है कमर्शियल लॉ, तीसरा होता है सिविल लॉ। तब एक चीज़ देखिएगा, उन लोगों ने गलती क्या कर दी, कमर्शियल लॉ और आपका क्रिमिनल लॉ तो सेम कर दिया, बट सिविल लॉ में बोला ही नहीं। उन लोगों के भी आया होगा मन में, कुछ लड़ाई झगड़ा दंगे होंगे। अब सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ क्या हुआ? अब केरला का कोई आदमी हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, अगर मर्डर करेगा तो पूरे भारत में एक सज़ा मिलेगी। कमर्शियल गुड्स एंड प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था अपना रेवेन्यू निकल कर कलेक्ट करना है। लेकिन जब तक हम मिलावट की भी बात करते हैं तो जातिवत देश है ना, तो इसमें तो जाहिर सी बात है सिविल चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। अगर सिविल चीज़ों को आप छेड़ोगे तो फिर दंगे, मारकाट, फसाद ये सब चलता रहेगा। अब यूनाइट क्यों हुए? क्योंकि दुश्मन एक था, वरना आप तो हमेशा अलग थे। हिंदू मुस्लिम विवाद, जरूरत क्या पड़ गई UCC लाने की? 9 साल सरकार को हो गए, अचानक चुनाव आने वाला है। आपको नहीं लगता एक लॉलीपॉप है ये भी चुनाव का? CNRC आया, ठंडे बस्ते में चला गया। अब कह दिया UCC लाएंगे। किसान आंदोलन चला 17-18 महीने, उसमें हाथ जोड़ने पड़े प्रधानमंत्री जी को कि मैं समझा नहीं पाया। ऐसा ना हो कि इस बार भी मोदी जी आए कि मैं UCC समझा नहीं पाया, वापस लेता हूँ। आपको एक बात बताऊं, आप एक साथ 3-4 टॉपिक बोल दिए हो। NRC बोल दिए, उसके बाद आपने किसान आंदोलन बोल दिया। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इस टॉपिक के, अभी तो UCC डिस्कशन कर रहे हैं, NRC और फार्मर के ऊपर भी ना, मैं आपका दिमाग सुन कर सकता हूँ, इतना इस पे इन्फॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़े और किसी को फोर्सफुली मनाना, आप हाईवे ब्लॉक कर दो, नॉर्मल जनता परेशान हो रही है। देश की आबादी का 90% चीज़ों का फ़ायदा MSP का आप उठा रहे हो, उसमें से पूरे छोड़िए। फार्मर प्रोटेस्ट पे बाद में आएंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द UCC, सो आई विल फोकस ऑन दैट थिंग। तो मैं बता रहा हूँ कि आप देखिए, अब 80, मैं डिटेल में जा रहा हूँ, हिस्ट्री में एक एक करके जा रहा हूँ। 1867 में आया। अब इसी चीज़ को देखिए 1961 में जब गोवा हमारे साथ मिला, तो गोवा के जो कानून चलती थी पोर्टुगीज़ वाले, उसको क्या किया गया, पोर्टुगीज़ सिविल लॉ, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो पोर्टुगीज सिविल कोड कर दिया गया और उसको 1867 में उसको पूरे मतलब गोवा में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप सोचिए, वेदर ही इज़ मुस्लिम, वेदर ही इज़ क्रिश्चियन, वेदर ही इज़ जैन, वेदर ही इज़ पारसी, ही बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, उसको कहीं भी किसी धर्म में शादी ब्याह करने के बाद उसको वहाँ के रजिस्ट्रार की कौन सी ऑफिस में उसको रजिस्टर कराना होगा अकॉर्डिंग टू द PCC, जो भी पोर्टुगीज जो लॉ वाला है। अब इंडिया में क्या हुआ, अब थोड़ा और डीपली घुसते हैं कि कुछ चर्चित चेहरों के बारे में डिस्कस कर दे। एक कम्युनिटी गठित हुई थी 1942 में। 1942 में एक कम्युनिटी गठित किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा ही। अब कांग्रेस होगा तो कांग्रेस होगा, बीजेपी को थोड़ी घुसाएंगे, उस टाइम तो कोई था नहीं। उसका नाम था आपका BN राव कम्युनिटी, BN राव कमेटी। BN राव कम्युनिटी का गठन किया गया 1942 में, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 1950 तक, उसको ड्राफ्ट करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। 1947 या 50 है। तो इस पे वहाँ पे एक उसमें क्या किया गया कि हिंदूज़ में क्या किया गया, जैन को और सिखों को ऐड करके इनका सारा कम्युनिटी का डिटेल स्टडी किया गया। मैरिज का क्या सिस्टम है, डाइवोर्स का क्या सिस्टम है, प्रॉपर्टी का क्या सिस्टम है, एडॉप्शन का क्या सिस्टम है, इसको इंक्लूड करके एक चार्ट फ्रेमवर्क कर दिया गया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो उस टाइम देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है JB कृपलानी, JB कृपलानी नाम है। उन्होंने 1947 में उन्होंने नेहरू जी को इतना तक बोल दिया था कि आप कम्युनल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम महिलाओं के बारे में, आपको बहनों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि दिस लॉ आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस द राइट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी फीमेल्स।
Not about the Hindu, Jain, Parsi, other community. We are having a good law and we are focusing on that and we are implementing that in our society. आपको सोचना है that what you are doing for the country. तो उन्होंने communal तक बोल दिया था. उसके बाद उनका मौत शायद 1980-85 के दौरान हुआ. इस टॉपिक को हटाते हैं. उसके बाद इस केस के प्रिडिक्ट में मैं दो केसों का डिस्कशन करूंगा. एक होता है शाहबानो का केस है. शाहबानो का केस था 1975 में इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में. शाहबानो नाम की और उनका पति कोई मोहम्मद इरफान था. उन्होंने क्या किया था, अपनी पति को 60 की 65 एज में उन्होंने डाइवोर्स दे दिया. तो डाइवोर्स देने के बाद क्या हुआ, मे बी यू ऑल्सो हैव हर्ड अबाउट दिस केस. तो उन्होंने क्या किया कि इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो जीत गई और उनको 25 रुपये देने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जुर्माना लगाया कि आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डाइवोर्स के बाद गुजारा भत्ता करा जाता है. एक मैं पीरियड का नाम लेना चाहता हूँ जिसको बोला जाता है इद्दत पीरियड. इद्दत पीरियड मुस्लिम कम्युनिटी में आता है. ये एक मंथ होता है. जैसे आपने किसी को डाइवोर्स दे दिया, आपने कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो एक 3 ट्राइमेस्टर का इद्दत पीरियड होता है कि ऑन दैट पीरियड यू हैव टू लुक आफ्टर योर वाइफ. अगर मान लो आपने डाइवोर्स दे दिया तो ये डेट इज़ अराउंड 120 to 128 डेज का होता है. आपको इस पे देखना पड़ेगा. अब मान लो ये एक्सेप्ट एक केस में जब प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के केस में क्या किया जाएगा कि उस औरत को वो प्रेग्नेंट लाइफ तक देखा जाएगा और उसके बाद बच्चे हो गए छोड़ दो, उसके बाद डाइवोर्स देके छोड़ दो. एक CRPC का एक धारा है जो केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साहबानों ने केस लड़ा था. CRPC का धारा 125 है जिसके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोसाइटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कोई भी मर्द अपने पति को पत्नी को अलग करता है तो डाइवोर्स के बाद भी ही और सी मतलब ही शुड हैव टू लुक आफ्टर दैट लेडी. आपको उसका देखभाल करने के लिए कुछ गुजारा भत्ता देना पड़ता है. इसी CRPC का हवाला देकर साहबानों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जीता था. फिर उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया. क्यों? 25 रुपये में उनका घर नहीं चल रहा था. तो उसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें 125 रुपये का जुर्माना लगाया. फिर ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सुप्रीम कोर्ट में पक्ष में दे दिया फैसला. तो फिर उस टाइम राजीव गांधी जी की सरकार थी और जमीयत ये वाला जो क्या नाम है मुस्लिम पर्सनल लीग ने इस चीज़ का विरोध किया कि आप हमारे शरिया का विरोध में बोल रहे हो, ये वो कर रहे हो, आप हमारे लॉ के साथ छेड़छाड़ मत करो. तो राजीव गांधी ने के बेंच ने इसको फैसला को बदल दिया गया. अब एक बात सोचिए, देश का कितना आपको हर चीज़ चाहिए डेमोक्रेसी के हिसाब से. यू वांट ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द कंट्री अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, बट यू डोंट वांट योर पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ. आप अपने नियम कानून, शादी, तलाक सब कुछ शरिया से मांग रहे हैं. आपको छूटे चाहिए डेमोक्रेसी के हिसाब से, बट आपको सजा नहीं चाहिए. ऐसा तो शरिया में चोरी करो हाथ काट दो, रेप करो लिंग काट दो, आपको वो करे गर्दन काट दो, फांसी लगा दो. तो ये सब तो चीज़ नहीं चाहिए. मतलब आपको वो सारी चीज़ें चाहिए जो मेन बेनिफिटिंग हो. मेल डोमिनेंसी को जो दिखाता हो समाज में कि मर्द प्रधानता. और उन बहनों बेचारी औरतें माओं का कोई चिंता नहीं आपके धर्म में जो घुट घुट को जी रही हैं. औरत क्राइम करती है, बीच चौराहे पे पत्थर से और लाठी मार मार के उसको ठीक किया जाता है और आप बोलते हो और वो सज़ा पड़ेगा भारत में. तो जिस दिन ये भारत, देखिए मैं सीधा बोलता हूँ, 1 लॉ 1 कंट्री होना चाहिए. अब इस केस में एक और चीज़ आपको ऐड करता हूँ. 2017 में 2019 में तो डाइवोर्स वाला हटाया गया, ट्रिपल तलाक वाला साहबानों का केस का रेफरेंस देकर. 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक और केस आया था. वो है मीना कम्युनिटी का. मीना कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती है. तो मीना कम्युनिटी में उसके पति ने अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहते थे. तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 में उन्होंने पिटीशन फाइल की. तो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप सेपरेशन हो सकते हो. बट डेट हर वाइफ, उसने बोला कि कोई भी हिंदू कम्युनिटी का जो एक्ट है, जो ये UCC वाला है, मतलब ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा. इस पे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी की आती है और ये मीना कम्युनिटी ट्राइबल में आता है. तो कोर्ट ने फैसला तो दे दिया औरत के पक्ष में, लेकिन ये फटकार भी लगाई. उसने बोला कि आप इस तरह से करिएगा तो ये सब देश में नहीं चलेगा. आपको हर स्टेट को अपना अपना लॉ लगाना होगा. अब इसमें दो चीज़ आ जाता है. डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता UCC को लागू कराना बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से बड़े बड़े मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे. हमने बहुत सारे मुस्लिमों से बातचीत की, वो भी कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हम तो उसके हिसाब से चलेंगे. क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है जो आप हमारे धर्म के ऊपर इस कानून को थोप रहे हैं? दिक्कत ये हो रही है कि आपका मर्द प्रधानता मिट जाएगा, आपके धर्म की औरतों का अधिकार मिल जाएगा, आपकी औरतें आज़ादी और खुलेआम जी पाएंगी, वो अपना डिसीजन ले पाएंगी, अपने हक के लिए लड़ पाएंगी. तो इस चीज़ का दिक्कत हो रहा है ना. अब एक और चीज़ बोलता हूँ, एजुकेशनल वे में बात करते हैं ना, नॉट लाइक सब. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 क्या बोलता है? कोर्ट ने जब इन सारे फैसलों को दिया था, इवन मीना कम्युनिटी वाला, तो कोर्ट ने हवाला दिया था. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44
ऑफ इंडियन, ये अपना बस का संविधान का, इसके तहत हर राज्य को अपने अपने स्टेट में यूसीसी लगाने का संपूर्ण अधिकार है। तो फिर लोग इसको कॉन्ट्रडिक्शन में एक और आर्टिकल का ज्ञान दे देते हैं कि भैया आर्टिकल 22 तो ये, सॉरी आर्टिकल 25 तो ये बोलता है कि हर धर्म के लोगों को रीति रिवाज आज़ादी से अपना धर्म फॉलो करने का ज़रूरत है। तो एक बात बताइए सर, यहाँ तो ये तो नहीं बोला जा रहा है कि आप मुसलमान हो तो आप 7 फेरे लेके शादी करो, या आप हिंदू हो तो आप वो अपना कलमा जो पढ़ के शादी करो। यहाँ क्या बोला जाता है? परफॉर्म योर रिचुअल्स, परफॉर्म योर ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन। बट ये जो फोर्सफुल चीज़ें हैं, जो एक्चुअली यूसीसी अधिकार की बात करता है, तो आप इस टॉपिक पे तो नहीं गलत करोगे। विरोध तो आदिवासी भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर गैर आदिवासी महिला से कोई शादी करेगा तो जो उसकी अगर आने वाली पीढ़ी होगी, संपत्ति का अधिकार उसका हो जाएगा, ऐसा जो जमीन हड़पने के मामले हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आदिवासी वाला केस का एक बोला ना, 2017 में एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया मीना कम्युनिटी के द्वारा, तो कोर्ट ने उनका सेपरेशन तो मंजूर कर लिया, बट कोर्ट ने फटकार भी लगाया। उसने क्या बोला कि आप लोग ठीक है ट्राइबल कम्युनिटी में हो, लेकिन आप इसको अलग तो कर रहे हैं, लेकिन आप भारत के एक आज के संविधान के जीव में रह रहे हो, 2022-23 में रह रहे हो। अब एक बात बताओ, आप किसी जंगल झाड़ किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ ना आपको कनेक्टिविटी है, ना टेलीकॉम सेक्टर का कुछ भी नहीं, आप अलग ही एक किसी कॉन्सेप्ट में रह रहे हो, वो आदिवासी और एक आदिवासी, आप दिल्ली के कनॉट प्लेस या पब्लिक डोमेन में रह रहे हो और आप ईच एंड एवरीथिंग लॉ रेगुलेशन से सबसे अपडेट हो। तो एक बात बताओ, उनको कुछ बोलना और इनको कुछ बोलना, दोनों में फ़र्क नहीं आएगा? आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग विथ मेट्रो, यू आर ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन, और यू आर आस्किंग फॉर वो 70-80 के दशक के नियम कानून की बात करते हो। आप किसी भी कम्युनिटी के हो, आप अगर पब्लिक डोमेन में हाईटेक वर्ल्ड में रह रहे हो तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट रूल एंड रेगुलेशन। और ये नहीं कि बीजेपी आप ही ला देते ना, आप ही ला देते तो चल तो रहा था आपके ही टाइम से, आप ही ला के हीरो बन जाते। लोग ये ब्लेम क्यों देते हैं कि बीजेपी लाया, बीजेपी लाया, बीजेपी कर रहा है? मत हटाओ, तुम ला दो ना, तुम्हें किसी ने रोक रखा था और वही चीज़ वो कर रही है, तो आज तुम्हारे सर से पानी नहीं घुट रहा है। सीधा बोल रहा हूँ, 1 नेशन 1 लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सज़ा कहीं का लोग करे, कहीं का वो तो है ही, मतलब कोई भी चीज़ हो, पूरे भारत नागरिक समान है तो समान रूप से चलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा आने वाले 50-60 सालों में। बस इतना ही बोलना चाहूँगा, धन्यवाद।